नमस्कार दोस्तों, आप स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल द जीके जोन में। प्राचीन हरियाणा का इतिहास की एक टॉप 25 क्वेश्चन की वीडियो हम पहले कर चुके हैं, जो कि भाग 1 था। आज हम प्राचीन हरियाणा के इतिहास का पार्ट 2 करेंगे। इसके अंदर भी टॉप 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहने वाले हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और कुछ नए क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन ये करने के बाद आपके जो एंशिएंट हरियाणा है लगभग कंप्लीट हो जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे इसके अंदर कवर कर लिए गए। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के हांसी व थानेसर पर आक्रमणों की बहुमूल्य जानकारी निम्न में से कौन सी पुस्तक उपलब्ध करवाती है। देखिए, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण हुआ था, आप सभी जानते हैं। हरियाणा में उन्होंने हांसी व थानेसर पर उनका आक्रमण हुआ था। तो इसकी जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है। आपके ऑप्शन रहेंगे तबकात ए नासिरी, तारीख ए यामीनी, तारीख ए सुबुक्तगीन या ताज उल मासिर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारीख ए यामीनी। देखिए, महमूद गजनवी का जो हरियाणा पर आक्रमण हुआ था, जिसमें विशेषकर हांसी व थानेसर के आक्रमणों का जिक्र जो है वो तारीख ए यामीनी पुस्तक से हमें मिलता है। तारीख ए यामीनी पुस्तक के जो लेखक थे उनका नाम था उतबी। किसने लिखी थी ये? उतबी। तारीख ए यामीनी पुस्तक के जो लेखक थे उनका नाम था उतबी। इसे किताब उल यामीनी के नाम से भी जाना जाता है। महमूद गजनवी के जो आक्रमण थे हांसी व थानेसर पर, इस पुस्तक से हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में जैन धर्म को पुनर्जीवित करने का श्रेय जैन साधु जीनवल्लभ को जाता है। जीनवल्लभ किस स्थान पर रहते थे? आपके ऑप्शन है थानेसर, हांसी, रोहतक या अग्रोहा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हांसी। देखिए, हरियाणा के अंदर जैन धर्म को पुनर्जीवित करने का जो श्रेय है वो जाता है जैन साधु जीन वल्लभ को। और जीन वल्लभ का संबंध आपके हरियाणा के कहां से है? हांसी से। हांसी के रहने वाले थे जीन वल्लभ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हांसी। चलिए नेक्स्ट है, इंडिया पर आक्रमण करते हुए महमूद का साथ देने वाले अल बरूनी ने घटनाओं का जिक्र इस प्रसिद्ध पुस्तक में किया है। देखिए, जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था भारत के ऊपर, तो उसके साथ में आए थे अलबरूनी। अलबरूनी उनके साथ ही थे और अलबरूनी ने एक पुस्तक लिखी। हमें बताना है वो पुस्तक कौन सी है जिसमें महमूद के युद्ध के घटनाओं का वर्णन किया गया है या उसका जिक्र उसमें किया गया है। आपके ऑप्शन है किताब उल हिंद, इंडिका, तारीख ए फरिश्ता या उक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो किताब उल हिंद लिखी है अलबरूनी ने, और इस किताब से हमें महमूद का जो आक्रमण था भारत के ऊपर उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगीत के 7 सुरों पर पाया गया शिलालेख हरियाणा के किस स्थान से है? हमें 7 सुरों का एक शिलालेख पाया गया है जिसके ऊपर संगीत के 7 सुर लिखे गए हैं। उनका संबंध किस जगह से है ये हमने बताना है। आपके ऑप्शन है अग्रोहा, गुरावाड़ी, कपालमोचन या मोहनवाड़ी। तो राइट आंसर इज अग्रोहा। अग्रोहा के अंदर हमें एक शिलालेख प्राप्त हुआ है और उस शिलालेख पर हमें क्या मिलता है? संगीत के 7 सुर उसके ऊपर अंकित हैं। और ये अभिलेख हमें शिलालेख हमें कहाँ से मिला? अग्रोहा से मिला। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अग्रोहा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अभिलेख की विषय वस्तु रामायण से संबंधित है? ऑप्शन रहेंगे नचार खेड़ा, कपालमोचन, करनाल या लांडनो। देखिए, इनमें से एक अभिलेख मिला है जिसकी जो विषय वस्तु हो रामायण से संबंधित है। हमें बताना वो कौन सा अभिलेख है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नचार खेड़ा। नचार खेड़ा से जो हमें अभिलेख मिला है इसकी जो विषय वस्तु है वो रामायण से संबंधित है। और ये नचार खेड़ा आपका रहेगा जींद जिले में। कहाँ रहेगा? जींद जिले में। जींद जिले का गांव है नचार खेड़ा। नचार खेड़ा से हमें एक अभिलेख मिला जिसका जो विषय वस्तु है जिस अभिलेख की वो रामायण से संबंधित मानी जाती है। नेक्स्ट है, शेष सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति हरियाणा के किस स्थान से मिली है? देखिए, एक मूर्ति मिली है, किसकी है? विष्णु भगवान की हमें एक मूर्ति मिली है। और वो मूर्ति कैसी है? शेष सैया पर लेटे हुए हैं। विष्णु भगवान जो है वो शेष सैया, नाग की जो शैया है उसके ऊपर लेटे हुए हैं। हमें बताना वो मूर्ति कहाँ से मिली है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये प्रीवियस एग्जाम में रिपीट हुआ है। ऑप्शन देख लेते हैं, मोहनबाड़ी रोहतक, फिजिलपुर सोनीपत, औरंगाबाद भिवानी या बरवाला हिसार।
राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फिजिलपुर। देखिए विष्णु भगवान की जो शेष सैया पर लेटे हुए जो हमें मूर्ति मिली है वो हमें सोनीपत के गांव फिजिलपुर से मिली है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फिजिलपुर। नेक्स्ट है, सीसवाल संस्कृति किस जिले में फैली थी? ऑप्शन रहेंगे आपके हिसार, अंबाला, झज्जर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हिसार। सीसवाल संस्कृति का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? हिसार जिले से है। घग्गर नदी के किनारे ये फली फूली थी, तो सीसवाल संस्कृति हिसार जिला। चलिए नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा में स्थित किस केंद्र से मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य मिले हैं? देखिए हरियाणा में जो स्थल हैं जो सिंधु घाटी से संबंधित हैं उनसे हमें मिट्टी का एक हल मिला है खुदाई के दौरान और एक जौ के साक्ष्य मिले हैं। हमें बताना वो किस जगह से मिले हैं। ऑप्शन है मित्ताथल, छपरा, खेड़ा या बनावली। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बनावली। बनावली जो कि वर्तमान के फतेहाबाद जिले में पड़ता है, जो कि फतेहाबाद जिले में पड़ता है। यहाँ से हमें सिंधु घाटी सभ्यता में के जो है मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, कुरुओं द्वारा उपजाऊ गई हरियाणा की भूमि क्या कहलाई? देखिए जो महाजनपद काल था उस समय जो कुरु वंश था उनके द्वारा हरियाणा की जो भूमि थी उसको उपजाऊ किया गया या उपजाऊ गई जो हरियाणा की भूमि है उनके द्वारा जिस भूमि पर खेती की गई उसे किस नाम से जाना गया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए देवरूपा, ऑप्शन नंबर बी है आदि रूपा, ऑप्शन नंबर सी है ब्रह्म स्वरूपा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदि रूपा। देखिए कुरुओं के द्वारा जो उपजाई गई हरियाणा की भूमि थी वो क्या कहलाती है? आदि रूपा कहलाती है, या वो किस नाम से जाना जाता है? उसे आदि रूपा के नाम से जाना जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, महाभारत काल के दौरान पिंजौर खालिस्तान का एक शहर था। पांडवों का, कौरवों का, भीष्म का या कर्ण का? तो महाभारत काल के दौरान जो पिंजौर है हरियाणा का, जो कि वर्तमान में पंचकुला जिले में पड़ता है, ये पांडवों से संबंधित था। यह मैं बोल सकता हूँ कि पांडवों का एक शहर था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पांडव। ठीक है। नेक्स्ट है, महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया? आर्यवंशी जो कुरु थे उन्होंने हरियाणा में किस युग का प्रारंभ किया, ये हमसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन रहेंगे कृषि, ताम्र, लौह या फिर धातु। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कृषि। देखिए जो कुरु थे, आर्यवंशी थे, कुरु जो जनपद था, कुरु जो वंश था, उन्होंने हरियाणा में कृषि युग का प्रारंभ किया। माना जाता है कि हरियाणा में सबसे पहले जो खेती की थी वो इन्हीं के द्वारा की गई थी। और राजा कुरु ने, कहा जाता है कि भगवान शिव का जो बैल है नंदी, सोने के हल के द्वारा इस जमीन को यहाँ पर जुताई इसकी की थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कृषि। अगला है, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल ज्योतिषर सरोवर की लंबाई कितनी है? ज्योतिषर जो कि महाभारत कालीन एक स्थल है जहाँ पर कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो गीता का उपदेश भी श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहाँ दिया था? ज्योतिषर सरोवर या ज्योतिषर तीर्थ में दिया था। कहाँ है ये ज्योतिषर? ये आपका रहेगा कुरुक्षेत्र में। कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। ज्योतिषर कहाँ है? कुरुक्षेत्र। कहाँ क्या हुआ था? यहाँ पर गीता का उपदेश दिया गया था। अब यहाँ पर जो सरोवर है उसकी लंबाई बतानी हमने कितनी है? 1000 फीट, 2000 फीट, 1500 फीट या 2500 फीट? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1000 फीट। देखिए ज्योतिषर जो तीर्थ है उसकी जो सरोवर की जो लंबाई है वो कितनी है? 1000 फीट मानी गई है। नेक्स्ट है, पुरानी कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में मारे गए लोगों की शांति के लिए हरियाणा के किस तीर्थ स्थान पर पांडवों ने जल तर्पण और पिंडदान किया था? देखिए महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो काफी सारे लोग मारे गए थे। उन लोगों की शांति के लिए, मारे गए जो लोग, उनकी शांति के लिए पांडवों ने जल तर्पण और पिंडदान किया था। हमें बताना है ये किस स्थान पर किया था। ऑप्शन है पेहवा में, देवसर में, बुरहरा में या पिंडारा में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज पिंडारा। पिंडारा के अंदर पांडवों के द्वारा युद्ध में मारे गए लोगों की शांति के लिए जल तर्पण और पिंडदान किया गया था।
पिंडारा कहाँ रहेगा? पिंडारा आपका पड़ेगा जिला जींद के अंदर, डिस्ट्रिक्ट जींद में पड़ता है पिंडारा, जहाँ यहाँ भी अमावस्या को, जो सोमवती अमावस्या होती है, वहां पर मेला लगता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पिंडारा। नेक्स्ट है, कहाँ से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में जो हिसार क्षेत्र में अग्र गणराज्य था। देखिए, कुछ सिक्के मिलते हैं जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। हमने बताना है कि वो सिक्के हमें कहाँ से मिले, जिससे हमें प्राचीन काल में ये पता चला कि जो हिसार क्षेत्र था उसमें अग्र गणराज्य का शासन होता था। ऑप्शन है, बरवाड़ा से मिले हैं, अग्रोहा से, ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। देखिए, बरवाड़ा और अग्रोहा से हमें कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। उन सिक्कों से हमें यह पता चलता है कि हिसार क्षेत्र में अग्र गणराज्य का शासन होता था। अग्रोहा इनकी राजधानी होती थी। राजधानी कौन सी होती थी? अग्र गणराज्य की राजधानी की अगर मैं बात करूं तो कौन सी थी? प्राचीन समय में इनकी राजधानी थी अग्रोहा। राजधानी कौन सी थी? अग्रोहा इनकी जो है वो राजधानी होती थी। अग्रोहा को अग्रवाल समाज का उत्पत्ति स्थल भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो अग्रवाल समाज है उसकी उत्पत्ति अग्रोहा से ही मानी जाती है। ठीक है, महाराजा अग्रसेन का अग्रोहा से संबंध रहा है, और कहा जाता है कि महाराजा अग्रसेन ने माधवी नामक राजकुमारी से शादी के बाद अग्रोहा को अपनी राजधानी बनाया था। तो राइट आंसर इज अग्रोहा और बरवाला। चलिए, नेक्स्ट है, हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा? ऑप्शन है, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त या उपयुक्त सभी। देखिए, हरियाणा क्षेत्र मौर्य वंश के अधीन रहा है। प्राचीन इतिहास की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा जो है वो मौर्य राजाओं के अधीन आता था। हमसे पूछा कि इनमें से कौन सा वो राजा था जिनके अधीन, जिनके शासन में हरियाणा मौर्य साम्राज्य के अधीन रहा। ऑप्शन है, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए, जो मौर्य राजा थे, चाहे वो बिंदुसार था, चाहे वो अशोक था या चंद्रगुप्त था, इन तीनों के ही शासन काल में जो हरियाणा था वो मौर्य साम्राज्य के अधीन रहा है। अगला है, योधे गणों का पूजनीय देवता था। देखिए, 4 गणराज्य हरियाणा में, अगर मैं प्राचीन इतिहास की बात करूं तो 4 गणराज्य हरियाणा में रहे हैं, जिसमें योधे गणराज्य है, कुणिंद गणराज्य है, अग्र गणराज्य और अर्जुनायन गणराज्य। उनमें से एक शक्तिशाली गणराज्य था योधे। हमसे पूछा गया है कि इस योधे जो गण थे, इनका जो पूजनीय देवता था, या योधों का जो पूजनीय देवता कौन था? ऑप्शन है आपके, शिव, वासुदेव, कार्तिकेय या फिर विष्णु। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कार्तिकेय। कार्तिकेय जो है, जो भगवान शिव के पुत्र हैं, किसके पुत्र हैं? भगवान शिव, शिव पुत्र है कार्तिकेय। और ये जो कार्तिकेय भगवान है, ये योधों के पूजनीय देवता माने जाते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है? देखिए, हर्षवर्धन के बारे में काफी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार हर्षवर्धन से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। हर्षवर्धन अपने आप में एक कवि थे, एक ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखा गया है? नागानंद, रत्नावली, हर्षचरित या प्रियदर्शिका। देखिए, हर्षवर्धन ने 3 जो है वो ग्रंथ लिखे थे। उनमें से नागानंद हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है, रत्नावली भी हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है, और प्रियदर्शिका भी हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया। तीनों याद रखिएगा, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, तीनों ही हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गए हैं। लेकिन जो हर्षचरित है, हर्षचरित जो है हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखा गया है। हर्षचरित लिखा गया है बाण भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। और जो बाण भट्ट थे, ये कौन थे? बाण भट्ट हर्षवर्धन के मित्र और उनके दरबारी कवि थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षचरित। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने हर्ष के प्रथम पूर्वज का नाम पुष्यभूति उल्लेखित किया है? देखिए, हर्षवर्धन का जो वंशिज है, वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है, उसे पुष्यभूति के वंश के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस वंश की जो स्थापना की थी, जब गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो रहा था, तो पुष्यभूति नाम के एक सेनानायक ने इस वंश की स्थापना की थी। हमें बताना कि इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। ऑप्शन ए है, मधुबन व बांसखेड़ा से जो अभिलेख मिले हैं उनसे मिलती है, सोनीपत व नालंदा से जो प्राप्त मुद्राएं है वहां से हमें जानकारी मिलती है, या फिर बाण भट्ट के द्वारा जो हर्षचरित जो लिखा गया है ग्रंथ उसके द्वारा मिलती है, या हेन सांके से हमें पता चलता है कि जो हर्ष के जो पूर्वज थे उसका नाम पुष्यभूति था।
तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया जो हर्षचरित है, इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि जो हर्षवर्धन का जो पूर्वज थे उनका नाम पुष्यभूति था। इसका मतलब जो वर्धन वंश था इसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? पुष्यभूति था। ये जानकारी में कहाँ से मिली? बाणभट्ट के हर्षचरित नामक पुस्तक से मिलती है। नेक्स्ट, हेनसांग खालिस्तान के शासन के दौरान भारत आया था। हेनसांग एक चीनी यात्री था जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ये शायद हम जब हमने क्वेश्चन किए थे पिछली वीडियो के, उसमें भी हमने डिस्कस किया था। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। कहाँ का यात्री था? तो चीन का यात्री था, यानी कि एक चीनी यात्री था। भारत में बौद्ध धर्म से संबंधित अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए आया था। हमसे पूछा गया किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन है हर्षवर्धन, शाहजहां, अशोक या समुद्रगुप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग जो है वो भारत आया था और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था सी यू की। क्या नाम था पुस्तक का? सी यू की। सी यू की। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? हेनसांग के द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक में भी हेनसांग ने हर्षवर्धन के बारे में जानकारी दी है। थानेसर का इसके अंदर जिक्र किया गया है, जो कि हर्षवर्धन की राजधानी थी। नेक्स्ट, राजा हर्षवर्धन खालिस्तान के पुत्र थे, यानी कि हमसे राजा हर्षवर्धन के पिता का नाम पूछा गया है। ऑप्शन कृष्णवर्धन, राज्यवर्धन, चंद्रवर्धन या प्रभाकर वर्धन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्रभाकर वर्धन। देखिए हर्षवर्धन का वर्धन वंश का जो पहला प्रतापी शासक माना जाता है वो प्रभाकर वर्धन को ही माना जाता है, जो कि एक स्वतंत्र शासक हुआ। इन्हीं के पुत्र हुए हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, राज्यवर्धन संघ और एक इनकी पुत्री थी। तो हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या हुआ? प्रभाकर वर्धन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हर्षवर्धन ने अपने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे 4 इकाइयों में बांटा हुआ था। इनमें से सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती थी? देखिए हर्षवर्धन ने अपना शासन चलाने के लिए अपने शासन को 4 भागों में बांट रखा था। भुक्ति, विषय, पठक या ग्राम। हमें बताना है इनमें से जो सबसे बड़ी जो इकाई थी वो कौन सी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भुक्ति। देखिए हर्षवर्धन ने शासन को 4 भागों में बांटा था। सबसे पहले भुक्ति को बांट रखा था विषय में, विषय को पठक में और पठक को ग्राम में। तो सबसे बड़ी इकाई इसके प्रशासन की थी भुक्ति, उसके बाद विषय, उसके बाद पठक और उसके बाद ग्राम। तो याद रखिएगा इसका क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भुक्ति। नेक्स्ट है, जब गजनियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन था? ऑप्शन है तुगलक वंश, गुप्त वंश, पुष्यभूति या तोमर वंश। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, तोमर। जब गजनियों का आक्रमण भारत पर हुआ उस समय दिल्ली में किस वंश का शासन होता था? तोमर वंश का शासन उस समय दिल्ली के अंदर माना जाता। तोमर वंश उस समय दिल्ली पर शासन कर रहे थे। नेक्स्ट है, पेहवा अभिलेख से पता चलता है कि हरियाणा में तोमर वंश का उदय खालिस्तान नामक सरदार द्वारा हुआ है। पेहवा से एक अभिलेख मिला है। इस अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि तोमर वंश का उदय किस सरदार से हुआ है। यह हमें उस अभिलेख से जानकारी मिलती है। ऑप्शन आपके जाउल, बजल्ट, जजुक या गोगा। तो राइट आंसर हो जाएगा जाउल। देखिए तोमर वंशों का जो उदय है, या मैं यूँ कहूँगे तोमर वंश का जो संस्थापक जो राजा था वो कौन था? उसका नाम था जाउल। तो राइट आंसर ही जाउल है जिसने तोमर वंश की स्थापना हरियाणा के अंदर की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील को किसने बनवाया था? ऑप्शन रहेंगे राजा नाहर सिंह, राजा गुरदीप सिंह, राजा सूरजजीत देव या राजा सूरजपाल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सूरजपाल। सूरजकुंड झील का निर्माण जो कि कहाँ है? फरीदाबाद में है। किसके द्वारा करवाया गया था? राजा सूरजपाल के द्वारा करवाया गया था। और राजा सूरजपाल को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अनंगपाल द्वितीय के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। याद रखिएगा अनंगपाल द्वितीय, अनंगपाल द्वितीय के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो फरीदाबाद में सूरजकुंड झील का निर्माण करवाने वाले राजा का नाम सूरजपाल। नेक्स्ट है, कर्ण का किला कहां पर है? कर्ण के किले के बारे में हमने बताना है। ऑप्शन रहेंगे आपके भिवानी, थानेसर, सोनीपत या कोई नहीं।
तो देखिए दोस्तों, कर्ण का किला जो रहेगा ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, थानेसर में। कर्ण का किला कहाँ मौजूद है? थानेसर में है। वैसे कर्ण के नाम पर या कर्ण किस शहर का नाम पड़ा? करनाल। इसका संबंध किस शहर से था? करनाल से था। लेकिन इनका जो किला है उसके अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? कुरुक्षेत्र में या थानेसर से हमें इसके अवशेष प्राप्त हुए। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन हरियाणा के इतिहास का सेकंड पार्ट, टॉप 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे। 50 के 50 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने अच्छे से किए हैं, 2 से 3 बार अगर आप वीडियो को देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। आपका स्कोर कितना हुआ तो ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हरियाणा जी के नेक्स्ट वीडियो हम मध्यकालीन हरियाणा का इतिहास से संबंधित टॉप जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।